हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ शुभम शर्मा। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट नाउ selected under Ministry of Health and Family Welfare. I have qualified various written exams of central and state government such as RPFSI, Haryana Taxation Inspector, FCAT, RRB, SSC and other exams. तो चलिए देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, इससे पहले हम आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं और उसके अंदर वेरियस आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये आर्टिकल हमारा 25 to 28 जो है वो डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। ये आपको ये हाईलाइट है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्शन इस तरीके से आएगा। मान लीजिए रिलीजन से रिलेटेड कोई आर्टिकल वो पूछ भी रहा है तो ऑप्शंस में इस तरह से होंगे कि ये आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 18 है। अगर दूर दूर ऑप्शन होंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं पता है कि वो क्या कहता है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि नहीं, रिलीजन को डील यही करता है, तो आप उस ग्रुप से एक ही आर्टिकल मिलेगा, वो है आर्टिकल 25। तो आप उसे एलिमिनेशन मेथड से सेलेक्ट करेंगे और उसे ठीक करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम आर्टिकल 25। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कोई आर्टिकल पूछेगा तो वो आर्टिकल 25 ही पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यही पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट भी यही है। देखिए, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड टू फ्रीली प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। देखिए, हर एक व्यक्ति को कोई भी धर्म फॉलो करने का पूरा राइट है। वो उसे फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है और वो उसका प्रचार भी कर सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। मतलब ये हमें छूट है, ये आज़ादी है इस देश के नागरिक को। उसके बाद है आर्टिकल 26। देखिए, फ्रीडम टू कंडक्ट रिलीजियस मीटिंग्स एंड अफेयर्स। आप धार्मिक मीटिंग जो होती हैं आप ये कर सकते हैं, रिलीजियस मीटिंग्स और अफेयर्स जो भी है आप इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है। उसके बाद है टैक्स फ्री रिलीजन इनकम, यानी जो भी रिलीजन से रिलीजियस जो इनकम होती है उसको हम टैक्स फ्री भी किया गया है हमारे यहाँ। प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए, हालांकि हम धर्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, आप करिए, आपको कोई भी इस तरह से कोई रुकावट या कोई भी इस तरह का कानून नहीं है जो आपके आड़े आए, पर लेकिन आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर सकता। देखिए, इससे क्या होता है, भेदभाव भी होता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, मान लीजिए कोई स्कूल है, वो सिर्फ क्रिश्चियनरी को ही प्रमोट कर रहा है और या फिर सिर्फ हिंदुत्व को ही प्रमोट कर रहा है, तो इससे बाकी जो धर्म के लोग हैं वो भी ऑफेंड हो सकते हैं और ये हमारे जो माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल जो हम बोलेंगे, उसको बिगाड़ सकता है। और स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। आर्टिकल 29 to 30 दो आर्टिकल हैं, यही डील करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को। देखिए, आर्टिकल 29 में है कि आपको राइट टू फॉलो एंड डेवलप हिज लैंग्वेज एंड कल्चर। आप अपनी भाषा या कल्चर जो है आपका, आप उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं जो आपके ही एक तरह से काफ़ी छोटे समूह में मान लीजिए बोली जाती है, कुछ भी, आपको उसे संरक्षित रखने का पूरा अधिकार होगा। आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप उसे बचा कर रख सकते हैं। ये भी आपका आर्टिकल 29 कहता है। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कि माइनॉरिटी को पूरा अधिकार है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं और उन्हें संभाल सकते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट आपके। हाँ, देखिए, आर्टिकल 31 भी हुआ करता था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो येलो कलर से लाइंस हाईलाइटेड है और जो रेड में है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। देखिए, आर्टिकल 31 ये अभी पार्ट नहीं रहा है फंडामेंटल राइट्स का। मैंने बताया था कि इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट राइट नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी।
राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंडर था, ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन मैंने आपको बताया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था ये। इसके अंदर हमने इसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से ओमिट कर दिया था और इसको लीगल राइट बना दिया था। तो आप ये याद रखेंगे कि आर्टिकल 31 तो अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, प्लस राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, नॉट ए फंडामेंटल राइट। और अमेंडमेंट में आप जरूर याद रखेंगे, हालांकि मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, पर ये अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये आपसे पूछा जाएगा, ये कंफर्म है, 100% है। देखिए आर्टिकल 32 को ही हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। और देखिए राइट इसके अंदर ये क्या, इसमें ऐसा क्या खास है, देखिए पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अंडर दिस आर्टिकल। देखिए अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को लागू किया जाए। और आप इसको चैलेंज कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। और वो किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो रिट्स इशू करते हैं। देखिए रिट्स एक टर्म है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। रिट्स फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एक जरिया है सुप्रीम कोर्ट का, जो रिट्स है, इस तरीके से आदेश हैं जो वो जारी करेगा, उसको किस लिए यूज़ होते हैं, टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। और देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, हु कैन इशू विच, या फिर विच अथॉरिटी इश्यूज द रिट्स। देखिए रिट्स कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, पर हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ कैन इशू रिट्स। और उसके बाद देखिए आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था BR अम्बेडकर ने। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, BR अम्बेडकर के द्वारा। या फिर पूछा जाएगा कि सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, वो कहा BR अम्बेडकर ने। तो आप इसे प्लीज़ याद रखेंगे, रेट्स आर इम्पॉर्टेंट। के बाद देखिए हम पढ़ते हैं रिट्स। देखिए रिट्स सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। देखिए फिलहाल आपके लिए जो रिट्स होते हैं, ये 5 तरह के रिट्स हैं, और ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे रिट्स पूछे जाएंगे। देखिए मैंने रिट्स को पूरा येलो किया है, ये आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। देखिए सबसे पहला आता है हैबियस कॉर्पस। देखिए हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस बॉडी। देखिए ये किस लिए बनाया गया है, मान लीजिए किसी पर्सन को, टू रिलीज ए पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन। देखिए मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर हो सकता है वो अनलॉफुली किया गया है, या फिर वो व्यक्ति ही नहीं है जिसे पुलिस ने दिखाकर गिरफ्तार किया है कि हमने तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो देखिए इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, मतलब हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा। और इस रिट के जैसा कि मतलब ही है हैबियस कॉर्पस का, टू प्रोड्यूस बॉडी, इसका मतलब ये है कि पुलिस को वो व्यक्ति कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि कोर्ट उसकी लीगैलिटी को एग्जामिन कर सके कि ये लीगल है या इलीगल तरीके से इन्होंने इसको डिटेंशन में लिया है। तो हैबियस कॉर्पस ये रिट है, काफ़ी पूछा जाता है ये रिट, आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है मैंडेमस, टू परफॉर्म योर ड्यूटी। मैंडेमस का मतलब होता है टू परफॉर्म योर ड्यूटी। देखिए पब्लिक ऑफिशियल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को ये रिट इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, अगर वो फेल हैं अपनी ड्यूटीज़ वगैरह को पूरी करने में। ठीक है, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं ओबे कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ भी स्पेसिफिक काम है, मान लीजिए कूड़ा उठाना या कुछ भी पानी की सप्लाई करना या जो भी, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसके तहत ये कोर्ट इशू करेगा मैंडेमस रिट और बताएगा कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आता है सर्शियोररी। देखिए सर्शियोररी मतलब
ये लोअर कोर्ट को लोअर कोर्ट्स के को इशू किया जाता है हायर कोर्ट्स के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट। उनको मान लीजिए कोई भी केस है वो पेंडिंग पड़ा है काफ़ी टाइम से, या फिर उस पर कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो अपने यहाँ उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है केस की, या फिर उस ऑर्डर को मान लीजिए, या फिर कुछ गलत ऑर्डर लोअर कोर्ट ने दे दिया है तो उसको उस ऑर्डर को स्क्वैश कर सकता है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन नाम ही बता रहा है, जैसे देखिए, issued to lower courts to prevent a jurisdiction that they cannot possess। jurisdiction का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी लोअर कोर्ट है, उसने अपनी जो भी उसकी तय सीमा है, जो भी उसकी बाउंडेशन, जो भी उसकी एक कह सकते हैं हम जुरिस्डिक्शन एरिया है उसका, अगर उससे बाहर जाकर उसने कोई फैसला दे दिया जिस पर वो अधिकार ही नहीं रखता कि मैं इस चीज़ पर भी फैसला सुना सकता हूँ, तो ऐसे केसेस को मतलब अगर ऐसा कोई फैसला होता है या फिर ऐसे कुछ मामले होते हैं, तो उस केस में हायर कोर्ट प्रोहिबिशन रिट इशू करता है कि आप ये अधिकार क्षेत्र के आपके अंदर नहीं है, तो आप इसे नहीं इशू कर सकते, आपका ये ऑर्डर अमान्य है। देखिए, उसके बाद है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। देखिए, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, देखिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए, इशूड टू ए पर्सन हु अटेंड्स पोस्ट इलीगली, इन दिस केस द कोर्ट में डायरेक्ट हिम नॉट टू कैरी आउट एनी एक्टिविटीज इन द ऑफिस एंड मे अनाउंस द ऑफिस टू बी वैकेंट। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसने कोई भी पोस्ट एक ऑफिस में इलीगली ऑक्यूपाई भी कर ली है, मान लीजिए वो उस पोस्ट पर है, और उसके अगेंस्ट कुछ भी मान लीजिए कोर्ट में जाता है, तो देखिए सीधी सीधी बात है, कोर्ट एक क्यू वारंटो का रिट इशू करेगा और बोलेगा जब तक आपकी लीगैलिटी साबित नहीं हो जाती है, आप कोई भी फैसले नहीं ले सकते हैं, और अपने जिस पोस्ट पर आप है उसके जो भी पावर्स है आप उनका भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और तब तक के लिए उस सीट को, उस पोस्ट को वैकेंट भी डिक्लेयर किया जा सकता है क्यू वारंटो द्वारा। बस यही क्यू वारंटो था। तो आज हमने पढ़े रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स और रिट्स। उसके बाद देखिए आर्टिकल 33। देखिए, दीज आर्टिकल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर फिर भी आप देख लीजिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द, हाँ देखिए आर्टिकल 33 आप पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस, इनको एब्रोगेट रद्द किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ इन एनी एरिया और टेरिटरी ऑफ कंट्री। मार्शल लॉ अगर लगा हुआ है तो उसमें जो आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सोनल होते हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। और आर्टिकल 35 बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 फिर भी हम याद रखेंगे। ये खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस के जो भी पर्सोनल्स होते हैं दे आर नॉट सिविलियंस, और उनके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फिर भी आप ध्यान कर लेना, आर्टिकल 33 और 34 से डील करते हैं। आर्टिकल 35, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि इसकी स्टेटमेंट ही बता रही है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्लियामेंट में ही एक तरह से उनके अधीन रहेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर का उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। थैंक यू ऑल।